हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। देखो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, जितने भी, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो आगे जुड़ने वाले विद्यार्थी हो, कोई भी हो, ये लेक्चर सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आप इस लेक्चर को एक बार कंप्लीट समझना, कंप्लीट इस लेक्चर को देखना। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए ये चीज़ें जरूरी है और हमारे लिए ये चीज़ें कैसी है, ये कंपलसरी है। और अगर हम इनसे अपरिचित है तो बहुत बड़ा लॉस है, अगर हम परिचित होते हैं इनसे तो हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। ठीक है, तो आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करें, आपने सिंबल देख लिया होगा। सिंबल जो यहाँ पे है वो पुलिस का सिंबल है। ठीक है, सिंबल जो है वो पुलिस का है, इसका मतलब हम पुलिस से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये हमें पता होना वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप आज इनको पता कर लोगे तो आप और जो बच्चे हैं या और तरह के जो स्टूडेंट हैं उनसे आप 2 कदम आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे उस चीज का नाम है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध। ठीक है, साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर क्या होता है साइबर क्राइम? देखो, कंप्यूटर या तकनीकी चीजों के द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम मान लो, कंप्यूटर के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम यानी कि हम उनको साइबर अपराध बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से जो अपराध किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ये एक बहुत संगीन अपराध के कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर साइबर क्राइम की बात करें तो पहले तो इंडिया में इस चीज पे इतना जोर नहीं था, लेकिन अब हाल ही में इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा एक्टिवली यानी बहुत ज्यादा सीरियसली हम लोगों ने ले लिया है। और जो भारत सरकार है यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ने वाला जो अपराध है वो साइबर क्राइम ही है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा तेजी से अपराध बढ़ रहा है ये, और इसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं जो पता होने आम आदमी को या आम नागरिक को पता होने चाहिए। और आप एक स्टूडेंट हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन चीजों को बेटर तरीके से समझें। ठीक है, तो आओ तो आज हम पढ़ते हैं साइबर क्राइम, साइबर अपराध होते क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले जो अपराध होते हैं, ठीक है, उनको साइबर क्राइम बोलते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाएगा, जैसे कि आप लोग फेसबुक चलाते हो तो आप किसी के भी नाम की फर्जी आईडी बनाते हो, और फर्जी आईडी बनाकर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करते हो। ठीक है, उसको गाली गलौज करते हो या फिर उसको किसी भी तरह से ब्लैकमेलिंग करते हो, तो वो एक साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध माना जाता है। ठीक है, अगर हम देखा जाए अगर मान लें अगर हम फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, या हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, या हम टेलीग्राम चलाते हैं, कोई भी आप सोशल मीडिया का ऐप चलाते हो, और आप किसी आदमी की फोटो डाउनलोड करके और उस फोटो से एक नई आईडी बना के उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हो, यानी कि उस आदमी की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश करते हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम यानी कि एक साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके लिए आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सख्त कानून है साइबर क्राइम। तो प्लीज इसे रिक्वेस्ट है आपसे एक बार तरीके से इस चीज को समझ ले। ठीक है, आप स्टूडेंट तो इन चीजों से अनभिज्ञ हो, नहीं पता इनके बारे में। ठीक, जब आपके बाहर आकर पड़ेगी पुलिस तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें क्या होती है और ऐसा भी प्रावधान है, ऐसा भी प्रोविजन है या नहीं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा जो साइबर क्राइम है, साइबर अपराध को कब बनाया गया था सर? साइबर अपराध को अधिनियम 2000 यानी कि सन 2000 में एक नया एक्ट बनाया था भारत सरकार ने। 2000 में एक नया एक्ट बनाया था भारत सरकार ने, जिस एक्ट का नाम था इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट बोलते हैं, आईटी एक्ट। ये बना कब था? आईटी एक्ट 2000 में बनाया गया था। सर इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर पूरी आपकी लिस्ट होगी साइबर क्राइम की, कौन कौन से क्राइम साइबर क्राइम के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है सर, अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या वो साइबर क्राइम है? नहीं, साइबर क्राइम कंप्यूटर की सहायता से नहीं हुआ ना। तो जो क्राइम कंप्यूटर की हेल्प से होगी उनको हम साइबर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे साइबर क्राइम में बहुत अलग अलग तरह के अपराध हैं। कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं सर? तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आपके सामने पेश की है, लिस्ट भी बनाई है और कुछ धाराएं भी आपके सामने लिखी हुई है, यानी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और अगर इनका आपको पता हो तो आप शायद ये काम भविष्य में कभी ना करो। ठीक है, बताऊंगा, इसके डिस्कस भी बताऊंगा। तो मैंने कहा अपराध कौन कौन से हैं। तो अपराध सबसे फर्स्ट है हैकिंग करना। अगर आप कंप्यूटर से हैकिंग करते हो, किसी की आईडी हैक करते हो, या किसी का कंप्यूटर हैक करते हो, किसी के सर्वर हैक करते हो, यानी कि हैकिंग से संबंधित कोई भी चीज हो, अकाउंट हैक करना, तो यानी कि सारी की सारी हैकिंग की जो चीजें होगी, हैकिंग करना भी आपका साइबर क्राइम है। उसके बाद आता है साइबर कूट रचना। साइबर कूट रचना का मतलब साइबर फोर्जरी। ठीक है, साइबर फोर्जरी यानी कि साइबर कूट रचना। सर साइबर कूट रचना क्या होती है? साइबर कूट रचना के अंदर होता है जब आप लोग देखो, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी लिखित चीज है, अगर कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग कुछ भी चेंज वगैरह करते हो बिना उसकी इजाजत के, ठीक है, मान के चलो मेरा एक लैपटॉप है और मेरे लैपटॉप में एक पीडीएफ है, और पीडीएफ आपने देखा हो 3 इडियट मूवी देखी, 3 इडियट मूवी। तो 3 इडियट मूवी में जब आमिर खान
जो स्पीच होता है उस स्पीच में कुछ चेंज करता है, ठीक है, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में है, यानी कि वो भी एक क्राइम ही है। किसी की इजाजत के बिना उसकी पर्सनल डाटा को छेड़ना या उसके साथ छेड़खानी करना या उसमें एडिटिंग करना, वो एक साइबर क्राइम की लिस्ट में आता है, यानी कि साइबर अपराध है ये भी। ठीक, उसके बाद आता है आपका वित्तीय अपराध। वित्तीय अपराध का मतलब जो पैसों से संबंधित होता है, जैसे आप लोग फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, और मेरे फोन है, मेरे फोन में सारी चीजें इंस्टॉल है, और आप आओ बोले सर फोन दे दो, 2 मिनट के लिए, मैंने आपको फोन दे दिया, और उसी फोन के माध्यम से आप लोग जो है मेरा अकाउंट हैक करो, और मेरा अकाउंट हैक करके आप लोग अपने फोन में मेरा अकाउंट लॉगिन कर लोगे और आप शॉपिंग करोगे दबा के, फिर तो इसका मतलब वो मेरा अकाउंट हैक हुआ, मेरे पैसे से आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो केस हुआ ये आपका पैसे चोरी से संबंधित हुआ, ठीक है, पैसे चोरी से। इसका मतलब होता है वित्तीय अपराध, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है, ये भी आपका साइबर क्राइम है। कठोर कानून है बहुत ज्यादा देने के लिए, बहुत, यानी कि कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपए जुर्माना है इन चीजों में, और बहुत कैडी चीज है, ये टाइट है बहुत ज्यादा। उसके बाद है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा अपराध। बौद्धिक संपदा अपराध के मतलब यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है अगर आप लोग जैसे कॉपीराइट करना, ठीक है, कॉपीराइट मान लो मैंने कोई सॉन्ग लिखा, मैंने कोई गाना बनाया, और आपने मेरे गाना यानी मेरे सॉन्ग को कॉपीराइट कर लिया और आपने उसको एडिट करके दोबारा फिर कर दिया। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब आप YouTube पे कोई भी वीडियो एडिट करके डालते हो तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट का ऑप्शन आता है, यानी कि आपने नकल की। तो नकल करने के लिए भी क्या होता है, नकल करना भी एक अपराध होता है, और जब आप कंप्यूटर की सहायता से किसी चीज की नकल करते हो तो वो एक साइबर क्राइम होता है। तो ध्यान रखना, भविष्य में कभी भी किसी चीज की कोई भी कॉपी मत करना, आप फंस सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप किसी की आईडी को देख के बिल्कुल एक हूबहू आईडी तैयार करते हो, सेम आईडी तैयार करते हो, तो आपने साइबर अपराध किया, यानी कि साइबर क्राइम आपने किया है, जिसके लिए आपको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वायरस आक्रमण। वायरस आक्रमण का मतलब यानी कि वायरस वॉर्म अटैक। किसी भी दूसरे सिस्टम में आप वायरस को इंस्टॉल करते हो या किसी भी दूसरे के सिस्टम में आप वायरस को भेजते हो, और वो वायरस उसके सिस्टम के अंदर जाता है, उसके कंप्यूटर के अंदर जाता है, और उसके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फीड है उस डाटा को कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको विनाश करने का काम करता है, यानी कि उस सारे के सारा डाटा को उलझा देता है, यानी कि डिलीट भी कर सकता है, फॉर्मेट भी कर सकता है, पूरे कंप्यूटर को डेड भी कर सकता है, ठीक है। तो यानी किसी के कंप्यूटर में बिना उसकी परमिशन के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भेजना, कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजना जो उसके कंप्यूटर को हार्मफुल होने वाले हैं, जो उसकी कंप्यूटर उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो ये भी एक अपराध की कैटेगरी में है, यानी कि वायरस से आक्रमण करना भी एक अपराध माना जाता है, जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत है। 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे जुर्माना बढ़ चुका है 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद साइबर स्टॉकिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड मार्कर से इसको पॉइंट आउट किया है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है आप बेवजह किसी को परेशान करते हो, ठीक है। ऑनलाइन आपको किसी का नंबर मिल गया व्हाट्सएप पे, आपने उसको मैसेज करने स्टार्ट कर दिया, उसने कहा कि भाई मान जा, ठीक है, मुझे परेशान मत कर, लेकिन आप नहीं मान रहे, आप उसी नंबर से करते हो, उसने आपका नंबर ब्लॉक किया, आप दूसरे नंबर से करते हो, फिर वो दूसरा नंबर भी ब्लॉक हुआ, आप तीसरे नंबर से आप लगातार उसको परेशान कर रहे हो, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसका साइबर स्टॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, यानी कि उसका ऑनलाइन पीछा कर रहे हो उसका, ठीक है, इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और ये एक संगीन अपराध है, ये एक बहुत संगीन अपराध है, जिसके लिए आपको लगभग 5 साल की सजा, 3 साल की सजा तो कम से कम है, 3 साल से सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है, ठीक है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, पूरी उम्र जेल के अंदर भी सड़ सकते हो आप इसमें, और 2 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है यानी कि आप बिना वजह किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को गाली गलौज करना, ऑनलाइन फर्जी आईडी बना किसी को गाली गलौज करना, ठीक है, ये साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। किसी को फोन पर धमकी वगैरह देना, ठीक है, अपनी पहचान छुपाना, जैसे कि आपने देखा, जैसे मैं आपको धमकी देता हूं तो मैं अपना व्हाट्सएप पे जो मेरी डीपी है उसको हाइड कर देता हूं, और डीपी हाइड करके मैं आपको गालियां वगैरह देता हूं, या फिर आपको अभद्र टिप्पणी करता हूं, तो उसके लिए मैं आपको साइबर स्टॉकिंग कर रहा हूं, समझ रहे ना। तो ये बहुत संगीन अपराध है, इसके लिए आपकी 2-3 धाराएं लगती है इसमें, और जो है ना पीछा नहीं छूटता भाई साहब, ठीक है, पुलिस वाले बैंड अलग से मारेंगे प्लस, ठीक है, प्लस केस आप पे फायर होगा, आईपीसी की धाराएं आप पे लगाई जाएगी, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, दोनों लगेगी। सेवाओं से इनकार आक्रमण। सेवाओं से इनकार आक्रमण का मतलब है अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल है, और उससे ज्यादा आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, और मैं आपको कोई भी ऐसे डाटा सेंड करने लग रहा हूं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपने कहा कि भाई मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास इतना स्टोर नहीं है, आप डाटा मत सेंड करो, और मैं फिर भी भेज रहा हूं आपको आपके कंप्यूटर को फुल करने के लिए, ताकि आपका कंप्यूटर फुल हो जाए और उसकी विंडो वगैरह करप्ट हो जाए और आपका जो डाटा है वो खत्म हो जाए उससे प्रॉपर। तो इसका मतलब ये होता है सेवा से इनकार आक्रमण, ये भी ऐसा करना भी एक साइबर क्राइम होता है, ठीक है। ये उसके बाद आता है आपका डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग की अगर बात करें तो डेटा डिडलिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज चुराते हो, अगर आप किसी भी वेबसाइट से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हो, अगर आप लोग उनकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से आप लोग
जो है चोरी करते हो, किसी भी वेबसाइट में आप लोग फेरबदल करते हो, किसी भी वेबसाइट के साथ आप लोग छेड़छाड़ करते हो, तो आपका डाटा डिडलिंग का केस दायर होगा, जो कि साइबर क्राइम के अंदर आता है, डाटा डिडलिंग। तो किसी भी आईडी में आप लोग छेड़छाड़ मत करना मेरे भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट का मतलब होता है, वेब डिफेसमेंट का क्या मतलब होता है सर? वेब डिफेसमेंट का मतलब होता है, देखो आपने वेबसाइट देखी, जब आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो जो वेबसाइट का होम पेज होता है, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करने की कोशिश करते हो तो आपकी जो वेबसाइट खुल के आएगी, उस वेबसाइट का एक फ्रंट पेज होता है। उस फ्रंट पेज के साथ अगर आप लोग छेड़छाड़ करते हो, उसको एडिट करते हो, उस पर कोई भी चीज गलत कमेंट करते हो किसी वेबसाइट पे जाके, तो वो भी एक अपराध माना जाता है। किसी भी वेबसाइट की या किसी के साथ या किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप लोग कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अवैध वस्तुओं का विक्रिया। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन हम कुछ इलीगल चीजों को, यानी कि जो ऑनलाइन कुछ इलीगल आर्टिकल होते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जैसे हथियार है, हथियारों की तस्करी करना, ठीक है। कुछ दवाइयां होती है जिनको हम ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर अगर आप जाते हो, लीगल चीज लेते हो तो लीगल तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप इलीगल लेने की कोशिश करते हो, जैसे बंदूक की गोलियां हैं, बुलेट है, अब बुलेट आप लोग मार्केट में जाओगे, ऐसे तो कोई आपको बुलेट नहीं देगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे गाँव के अंदर, बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसा होता है कि फोन पर ऑर्डर बुक किए जाते हैं और 2 नंबर के काम फोन पर होते हैं, कि मैसेज के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि हमारी हिस्ट्री ना रहे, हमारी रिकॉर्डिंग ना रहे, ऐसा, ठीक। तो यानी कि अगर हम ऑनलाइन किसी भी इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन अगर हम कोई भी इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन हम कोई भी, ठीक है, कोई भी इलीगल का मतलब आपराधिक बाजार करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको अवैध घोषित किया जाएगा और ये बैन है इंडिया में, ध्यान रखना। जिसके लिए आपने क्या किया? साइबर क्राइम किया। ऑनलाइन किसी भी चीजों को बेचना, ऑनलाइन कैसी चीजों को बेचना? अवैध वस्तुएं, यानी कि जो सरकार ने बैन कर रखी, जो सरकार ने बंद कर रखी है, उनको बोलते हैं अवैध वस्तुएं। तो अगर आप ऑनलाइन उन वस्तुओं को बेचोगे तो वैसा पुलिस पकड़ लेगी आपको, और जब पुलिस पकड़ लेगी ना, बैत लगाएगी बढ़िया वाले, 2 दिन रिमांड होगा आपका जबरदस्त वाला, और आपको 3 साल की सजा से लेकर 3 साल की सजा तो कम से कम है, 3 साल की सजा, उसके बाद 5 साल की सजा, उसके बाद 7 साल की सजा। अगर इससे भी बड़ा अपराध आपने, यानी कि अगर देखा जाए आपने AK-47 या और बड़े हथियारों की तस्करी आपने किया, तो आपको आजीवन कारावास और आतंकवादी वाली धाराएं भी आप पर लगाई जा सकती है, आतंकवादी वाली। और समझ लेना, आतंकवादी की धारा नॉर्मल धारा नहीं होती, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन जुआ खेलना, ठीक है। आपने देखा होगा आज के टाइम पर कुछ ऐसे ऐप भी आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन गेम वगैरह खिलाते हैं, जैसे MPL है, MPL, ठीक है, MPL ऐप है, MPL प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। MPL की एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, ठीक, MPL। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जुए के लिए, ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, तो ऑनलाइन जुआ खेलना, ठीक है। वैसे जुआ बैन है भारत में, जुआ खेलना बैन है, जुआ खेलना भारत में बैन है, लेकिन अगर बात की जाए ऑनलाइन जुआ खेलना, तो ऑनलाइन खेला अब आपने ऑनलाइन खेला, ऑनलाइन का मतलब आपने साइबर क्राइम किया है, सरकार को बिना बताए आप लोग खेल रहे हो, और कैसे? ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से खेल रहे हो। तो यानी कंप्यूटर की सहायता से आपने वो काम किया जो सरकार ने बंद कर रखा है, इसका मतलब आपने इलीगल एक्शन किया, और जब आपने इलीगल एक्शन किया तो आपने साइबर क्राइम का अपराध किया, यानी कि साइबर अपराध आपने किया। उसके बाद है साइबर अश्लील लेखन। साइबर अश्लील लेखन का मतलब है, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया की आईडी चलाते हो और किसी के भी फोटो पर आप लोग गलत कमेंट करते हो, या किसी को भी आप लोग एडल्ट पिक्चर सेंड करते हो, या किसी को भी आप लोग, ठीक है, कोई भी ऐसी गंदी वीडियो वगैरह जो है, ठीक है, कोई भी ऐसी एडल्ट वीडियो, गंदी वीडियो आप लोग शेयर करते हो किसी को भी, और उसको नहीं पता कि आप कौन हो, तो वो आपके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा सकता है, जिसके लिए आपको 3 साल से 5 साल की जेल हो सकती है, और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, और बेल 90 दिन से पहले नहीं होगी आपकी, ठीक। उसके बाद आता है, ठीक है, ये साइबर अश्लील लेखन के अंदर होता है किसी पे अश्लीलता में टिप्पणी करना, एडल्ट लैंग्वेज में बात करना, गाली गलौज देना, धमकी वगैरह देना, ठीक है, किसी को गंदी पिक्चर्स भेजना, ठीक है, ये सब होता है साइबर अपराध। और ये आज के टाइम इंडिया में फेमस है, इस पे बहुत सारे केसेस है, और जो इसमें फंस गया वो भाई साहब मारा गया, ध्यान रखना, जो इसमें फंस गया वो बड़ा बुरा काम है ये। उसके बाद है वेब चेकिंग। वेब चेकिंग का मतलब है जब आप किसी की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हो, जब आप किसी भी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हो तो उसमें होता है वेब चेकिंग। जब आप किसी भी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करोगे और वहां से उसका डाटा वगैरह चुराने की कोशिश करते हो, या उसकी वेबसाइट में कोई भी एडिशन करते हो, चेंज करते हो, तो उसको बोलते हैं वेब चेकिंग, ठीक है। और वेब चेकिंग की अगर बात करें तो वेब चेकिंग ऐसे ही होता है जैसे आपका प्लेन हाईजैक कर ले, जैसे आप जो एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन को हाईजैक करने वाली जो धाराएं होती है वे लगती है इसमें वेब चेकिंग में।
क्योंकि इसके अंदर जो सर्वर होते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट हैक कर दी जाती है। वेब जैकिंग में पूरी की पूरी जो वेबसाइट होगी उसको हैक कर लिया जाता है, वेबसाइट के सर्वर जो है वो हैक कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं वेब जैकिंग। जितने भी एयरलाइंस होती है, अगर कहीं पर भी एयरलाइंस में कोई भी हाईजैक हुआ प्लेन तो इसी का काम होता है वेब हाईजैकिंग। कंप्यूटर से संबंधित है, संगीन अपराध है, आतंकवादी धाराएं लगती हैं, ठीक है, आतंकवादी वाली। उसके बाद है सलामी आक्रमण। अब सलामी आक्रमण की बात क्या है भाई? सलामी आक्रमण, सलामी आक्रमण में भी यही होता है आपका। सलामी आक्रमण के अंदर आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हैक कर दिया जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम आपका हैक कर दिया जाता है और दूसरे को पता भी नहीं लगता कि आपके साथ हो क्या रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो भाई सपोज करो मेरा पेटीएम अकाउंट है या मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, तो बिल्कुल हूबहू मेरे फेसबुक अकाउंट जैसा आप एक और अकाउंट बना लो, बिल्कुल सेम कॉपी, तो वो आता है सलामी आक्रमण के अकॉर्डिंग। सलामी यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक, और आपको पता ना लगे आपकी पीठ पीछे सारे काम हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सलामी आक्रमण। ये भी एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है। उसके बाद है कीलॉगर्स। कीलॉगर्स, कीलॉगर्स क्या होता है? कीलॉगर्स का मतलब ऐसा होता है मेरे भाई, कीलॉगर्स का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा जब हम ईमेल के जरिए, कंप्यूटर के द्वारा जब हम ईमेल के जरिए किसी को ठगने का प्रयास करते हैं, ठीक है, किसी को ठगने का प्रयास करते हैं या हम कोई भी अपराध करते हैं ईमेल से, कोई भी फ्रॉड गिरती करते हैं, तो वो होता है आपका कीलॉगर्स, ठीक। उसके बाद आता है ईमेल कपट। ईमेल कपट का मतलब छल होता है ना, तो ईमेल कपट का मतलब जब हम ईमेल के सहायता से कोई भी फ्रॉड काम करते हैं, या मैंने कहा कीलॉगर्स यानी कंप्यूटर की सहायता से जो अपराध किए जाते हैं उनको बोलते हैं कीलॉगर्स, ठीक है, ज्यादातर तो। लेकिन अगर बात करें ईमेल की सहायता से, अगर आपको ईमेल दे दी, ईमेल पर ओटीपी आता है, ओटीपी फेक होता है और फेक ओटीपी से आपके सारे फोन की जो चीजें हैं वो कैप्चर कर ली जाती है, तो इसको बोलते हैं ईमेल कपट। ईमेल कपट का मतलब ईमेल की सहायता से होने वाले अपराध है, ठीक। ये एक साइबर क्राइम है और संगीन धारा है, इसमें भी आपको 5 साल की जेल हो सकती है और 3 साल की सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है ईमेल स्पूफिंग, अगर आपको कोई फर्जी मेल बना के और फर्जी अकाउंट बनाकर आपसे कोई किसी प्रकार की ठगी वसूली करता है, आपको धोखाधड़ी करता है, तो उसमें लगेगा ईमेल स्पूफिंग वाला केस, और ये आता है साइबर क्राइम के अंदर, साइबर अपराध है ये एक है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होता है? ट्रोजन्स का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू, जैसे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो फेक भी होते हैं, जैसे पेटीएम ओरिजिनल भी है, पेटीएम फेक भी है। तो जो पेटीएम फेक है बिल्कुल पेटीएम ओरिजिनल की तरह दिखता है, जो पेटीएम का फेक ऐप है वो बिल्कुल पेटीएम की तरह दिखता है, सारे काम ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसमें पैसा फंसने का डर है, ट्रांजैक्शन रुकने का डर है। इसीलिए जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नकल करते हैं, जो ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम टू सेम बनाते हैं और फेक सॉफ्टवेयर बना के आमदनी करते हैं, फेक सॉफ्टवेयर बना के फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके लिए है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स वर्ड उन्हीं के लिए होता है, फेक सॉफ्टवेयर बनाना, फेक सॉफ्टवेयर की सहायता से फ्रॉड गिरती करना, उसको बोलते हैं ट्रोजन्स, ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए भी आपको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब जब तक जियोगे तब तक जेल में रहोगे, आजीवन कारावास की सजा और लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना है, ठीक है, आजीवन कारावास है ट्रोजन्स में। इतने बड़े बड़े ऐप है, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़े बड़े, तो इतने सॉफ्टवेयर को अगर आप फेक बनाओगे किसी सॉफ्टवेयर को बिना किसी की परमिशन के, तो उस पर आपका भाई साहब क्या लग जाएगा, आप पे एल लग जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद है आपका जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, सबसे ज्यादा आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा आप ये गलती करते हो, ये बड़ी गलती, और ये बहुत ही भारी हो जाती है आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी सबसे ज्यादा भारी हो जाएगी भुगतने के लिए। आपकी इज्जत चली जाएगी गांव के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो आपकी इमेज है वो खराब हो जाएगी मेरे भाई, और पैसा लगेगा दुनिया भर का, 2 लाख रुपए जुर्माने के ऊपर सजा आपको करनी पड़ेगी, बेल का प्रावधान नहीं है, जमानत आपको नहीं मिलेगी 90 दिनों से पहले, ठीक है, यानी कि 3 महीने से पहले। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग का मतलब है अगर आप साइबर यानी कि अगर आप ऑनलाइन किसी को धमकी देते हो, फोन पे किसी को गलत वर्ड बोलते हो, ठीक है, किसी की आईडी का आप लोग गलत वर्डिंग करते हो, अपने नाम को छिपा के आप किसी दूसरे के नाम से कोई भी गलत काम करते हो ऑनलाइन में, चाहे आप गाली देते हो, चाहे आप लोग धमकी देते हो, चाहे आप लोग भरी मीटिंग में किसी को जलील करते हो, ठीक है, समझना ध्यान से, तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और साइबर स्टॉकिंग का मतलब है बेवजह किसी को परेशान करना, अगर आपका उसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई मतलब नहीं है और आप उसको बेवजह परेशान करते हो। जैसे आजकल देखा जूम ऐप चला हुआ है, जूम ऐप पर बच्चे जो है वो टीचर को क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो अश्लील वर्ड भी बोलते हैं, कुछ एडल्ट वर्ड भी बोलते हैं, गाली वगैरह भी देते हैं, तो उनको मैं बता दूं अपनी बुद्धि ठीक कर ले, अपनी बुद्धि ठीक कर ले, क्योंकि आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे स्कूलों ने कदम उठाया, मैं अभी लिस्ट जारी कर दूंगा किन किन स्कूलों ने साइबर क्राइम में साइबर स्टॉकिंग जैसी धाराएं लगवाई है पेरेंट्स पर भी, ठीक है, पेरेंट्स पर आप पे लगेगी और आप पे भी पेरेंट्स पर भी लगेगी, ध्यान रखना,
ठीक है, फिर आपके पेरेंट्स को झुकना पड़ेगा आपकी वजह से। अब देखो क्या है, साइबर स्टॉकिंग का मतलब है धारा 354D, धारा 354 आप पर लगाई जाओगी और धारा 354D जो कहती है वो कहती है किसी को ऑनलाइन धमकी देना, गलत शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, अगर आपका उसके साथ कोई भी इंटेंशन नहीं है, आपका उसके साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं है, आप उसको नहीं जानते, तो आप लोग उसके साथ ऑनलाइन धमकी देते हो या फिर गलत वर्डों का यूज करते हो, क्लास के अंदर आप लोग कुछ भी कह के चले जाते हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड रहती है। आप पागल मत समझना, जब आप किसी भी ऐप को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करते हो ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी ऐप को अपने फोन के अंदर क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो कुछ परमिशन और कंडीशन होती है, कुछ टर्म और कंडीशंस होती है। उन टर्म्स और कंडीशन को आपको राइट करना होता है, राइट। अगर आपने राइट नहीं किया तो ऐप नहीं चलता, अगर आपने राइट कर दिया तो आपने सारी की सारी परमिशन और टर्म्स और कंडीशन अप्लाई की है, और आपकी जितनी भी कॉल है वो सारी की सारी आपकी रिकॉर्ड रहेगी, जितने आपने मैसेज किए सारे रिकॉर्ड रहेंगे। आप जो मीटिंग अरेंज करते हो ना मेरे भाई, ध्यान रखना, आप जो मीटिंग अरेंज करते हो, इन मीटिंग के जो ईमेल्स होते हैं, इन मीटिंग के जो इनविटेशन कोड होते हैं वो आपकी मेल आईडी बताते हैं। ध्यान से सुनो पहले, ठीक है, जब बकवास करना, जितनी भी आप मीटिंग अरेंज करते हो और हमारे द्वारा जितनी क्लासेस दी जाती है वो सारी की सारी एक मेल आईडी, एक मेल के रूप में हमारी मेल आईडी पर होती है। मैं बता दूंगा मैंने किस दिन की कौन सी क्लास ली, मेरी मेल आईडी पे सारे इनविटेशन आ रखे हैं। ठीक, तो ये मत समझना कि आपने जूम पर अपना नाम बदल के किसी को भी कुछ भी बोल दिया, ठीक, क्योंकि आपकी मेल आईडी से आपका सारा डाटा हम निकाल सकते हैं कि आपने कहाँ किस किस को किस टाइम किस नए नाम से आपने अपनी आईडी बनाई, आपके सारे चीजें हैं। जितने भी जूम, आपने एक बार देखा, जब जूम क्लासेस या जूम क्लाउड है उसको आप डाउनलोड करते हो तो ऊपर लिखा रहता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन फॉलोअर्स। ठीक है, इसका मतलब 1 मिलियन के अंदर उन सभी मेल आईडी को ऐड किया जाएगा जिस मेल आईडी ने जूम को इंस्टॉल किया। समझ गए? अब आगे बात दिमाग में, जितने भी जूम इंस्टॉल करोगे, जब आप जूम को इंस्टॉल करते हो तो अपनी मेल आईडी डालते हो उसमें, और जूम के पास में आपका सारा डाटा है। अगर साइबर क्राइम के अंदर आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो वहां से जूम को रिपोर्ट लिखी जाएगी, और जूम जो ऐप है, जूम ऐप आपका, यानी कि जूम ऐप जो है पुलिस को तुरंत लिस्ट निकाल कर देगा, इस नाम की आईडी से, ये मेल आईडी है, इसका अकाउंट ये है, और मेल आईडी नंबर पर बढ़ती है। ध्यान रखना, मेल आईडी नंबर पर बढ़ती है और नंबर आपकी लोकेशन बताता है। ठीक है, मेल आईडी नंबर पर बढ़ती है, नंबर आपकी लोकेशन बताता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान रहो, सावधान रहो। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना करो, ऐसा करते ना करो जिससे आपको झुकना पड़े मेरे भाई। उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग, धारा 354D के अंतर्गत आता है ये ऑनलाइन धमकी देना, गलत शब्दों का प्रयोग करना। इसके अंदर आपके 2 कानून लगते हैं और 2 तरह की धाराएं लगती है। ये संगीन अपराध माना जाता है, किसी को बेवजह धमकाना। सपोज करो अगर आपने किसी को ऑनलाइन धमकी दे दी, और धमकी देने के बाद में उसके फोन में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड होगी आपकी धमकी को, और उसके बाद वो आदमी इतना डर गया कि उसको रातों रात में उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, तब आपके पास में 2 तरह की धाराएं आपको संगीन है, यानी पूरे के पूरे जीवन भर आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। इसका मतलब सिविल कानून भी आप पर लगाए जाओगे और आपराधिक कृत्य भी जो आपने किए है, आपराधिक कानून भी आप पर लगाए जाएंगे, यानी आईपीसी और सीआरपीसी दोनों लगाई जाएगी, और कुछ सिविल लॉ भी होते हैं, सिविल सेक्शंस भी होते हैं जो भी आप पे लगाई जाओगी। यानी कि आपका बच पाना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, सारी उम्र बीत जाएगी आपकी, घर जमीन सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन फंडा नहीं छूटेगा। ध्यान रखना इस चीज के अंदर, ये बहुत संगीन अपराध है और इंडिया में बहुत ज्यादा हो भी रहा है, और पुलिस इसको लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक, पुलिस इसको लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव है, और आप कहीं पर भी छुप लेना जमीन के अंदर, 1 घंटे में आपको बरामद कर देगी पुलिस। और दूसरी मेन चीज बता दूं, इस घटना की तो जांच करता है ना, कभी भी कांस्टेबल नहीं करता। साइबर क्राइम जितने भी होते हैं कभी भी कांस्टेबल या सिपाही जांच के लिए नहीं आते, हमेशा इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तक बड़ी पोस्ट का जो अधिकारी होगा वो आपकी जांच के लिए आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इंस्पेक्टर साहब 10,000 में मानने वाले नहीं है, इंस्पेक्टर साहब 20,000 में मानने वाले नहीं है, इंस्पेक्टर साहब 5-6 लाख रुपए जाकर बात करेंगे, और 5-6 लाख रुपए का बजट बना लो, पड़ा इतना जुगाड़ है आपका तो आप किसी को धमकी वगैरह दे दो, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी मौत वगैरह हो जाती है या उसको कोई भी हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार आप हो, आपको सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद है यहाँ पे देखो साइबर क्राइम, कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं। अगर आप अपनी पहचान की चोरी करते हो, अपनी पहचान यानी कि अपने फोटो अपने नाम छिपा कर आप लोग किसी को कुछ भी बोल देते हो कि पता ना लगे, तो वो भी एक साइबर क्राइम है। दूसरा सॉफ्टवेयर चोरी, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चोरी करते हो तो वो भी एक साइबर क्राइम है। बौद्धिक संपदा का मतलब अगर आप किसी के भी सामग्री की, किसी भी इलेक्ट्रिकल कोड की यानी कि इलेक्ट्रिकल कोड की अगर आप चोरी करते हो, यानी कि कॉपीराइट अगर आप करते हो तो ये आता है बौद्धिक संपदा के अंदर। एक है बाल पोर्नोग्राफी का मतलब होता है अगर जो बच्चे वगैरह है, लड़कियां वगैरह है, ठीक है, इनकी जो एडल्ट वीडियो वगैरह है, एडल्ट पिक्चर वगैरह है, या किसी के भी आपने फोटो वगैरह डाउनलोड की और उसको एडिट किया और एडल्टेशन में उसको एडिट किया और डाल दिया, आपने अपलोड कर दिया, तो संज्ञेय अपराध है और भारत में ये एक्टिव है। इसके अंदर जो महिला बाल विकास मंत्रालय वो कानून बनाता है, उस पर भी कानून है, सिविल लॉ भी है, आपका बच पाना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक, बुद्धि अकल ठीक हो जाएगी आपकी भी, आपके परिवार वालों की भी, दोनों की अकल ठीक हो जाएगी। ठीक,
क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड शो करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, फैमिली बैकग्राउंड ही शो करेगा आप किस बैकग्राउंड से हो। अपने माता पिता का नाम कभी भी गंदा मत होने देना, अपना बैकग्राउंड हमेशा क्लियर रखो मेरे भाई, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये करो, इसीलिए मैं ये वीडियो में लेके आया आपके लिए। उसके बाद है बाल कोड, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है। और पुलिस सबसे ज्यादा इसी पे काम करती है, ध्यान रखना पुलिस। और इसमें आपकी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि सर हमने ये नहीं किया तो आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगर किसी ने कंप्लेन लिखा दी आपके खिलाफ तो उसकी गवाही सर्वमान्य होगी, ध्यान रखना। इसके अंदर आपकी जो गवाही है वो माननीय नहीं होगी और बेल नहीं है, जमानत नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, आराम से। उसके बाद अगर देखा जाए बाल पोर्नोग्राफी, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का मतलब है अगर आप किसी बच्चे के साथ मार पिटाई करते हो, ठीक है, या फिर उसको ब्लैकमेल करते हो, उसको ब्लैकमेल करते हो फोन के जरिए या उसको मैसेज के जरिए ब्लैकमेल करते हो कि मेरे पास तेरे फोटो है, ठीक है, या तो आप इतना ट्रांजेक्शन करा दो या तो मुझे आप 10,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपके फोटो वायरल कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी जो होते हैं दुर्व्यवहार जो होते हैं, धमकी वगैरह जो होती है, ये जो फिरौती होती है, ये फिरौती वाली धारा लगती है उस पर, फिर इसका मतलब दुर्व्यवहार, ठीक। ये इंपॉर्टेंट संगीन अपराध है। ये संगीन अपराध का मतलब होता है वो बड़े अपराध, वो बड़े अपराध जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के हो और जिन पर पुलिस ज्यादा एक्टिव रहती हो, इनको बोलते हैं संगीन अपराध। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेक्शंस, कुछ धाराएं मैंने लिखी है। धारा 45 कहती है सामान्य अपराध यानी सिंपल क्राइम। सामान्य अपराध, अगर आपने ऑनलाइन कोई भी सिंपल अपराध किया है, कोई भी सिंपल क्राइम किया है तो आपको 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा पुलिस को, ठीक है, 25,000 रुपए का जुर्माना और 1 हफ्ता आप जेल के अंदर रहोगे, 1 हफ्ता 7 दिन। उसके बाद है धारा 66, धारा 66 है। तो धारा 66 जो कहती है इसका मतलब है कंप्यूटर वेबसाइट हैकिंग। अगर आप किसी के भी कंप्यूटर को हैक करते हो, किसी भी वेबसाइट को हैक करते हो और वहां से डाटा की चोरी करते हो तो इसके लिए आपकी धारा 66 आपका लगाई जाएगी। और धारा 66 के अंदर 3 वर्ष की जेल है, यानी कि 3 साल आप लोग जेल में रहोगे और जुर्माने की रकम यानी कि 1 से 2 लाख रुपए आप जुर्माना दोगे, 1 से 2 लाख। उसके बाद है धारा 66A क्या कहती है, धारा 66A, धारा 66A कहती है कंप्यूटर के माध्यम से धमकी देना। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से आप जूम पर किसी को धमकी देते हो या किसी भी और सोशल मीडिया पर किसी को धमकी देते हो तो आप पर धारा 66A लगाई जाएगी, धारा 66A। और धारा 66 के अंदर 3 वर्ष की जेल है, 3 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना है 1 से 2 लाख रुपए, ठीक, दिमाग खोल कर सुन लेना। तो उसके बाद है धारा 66D। धारा 66D की अगर बात करें यानी कि धारा 66D की बात करें तो इसमें डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब नकल करना, छल करना। अगर आप लोग किसी की आईडी से फोटो चुरा के और दूसरी फेक आईडी बना के उसी के नाम की और किसी को धमकी देते हो, किसी से फ्रॉड काम करते हो तो आप पे डुप्लीकेट वाली धारा लगेगी जिसका नाम है धारा 66D। धारा 66D आपका लगाई जाएगी और धारा 66D कहती है कि आप लोगों ने किसी के जो सामान है वो चोरी किया है, डुप्लीकेट आपने कोई भी चीज बना के उसके तरीके से आपने किसी को धमकियां फ्रॉडिंग की तो आप पे धारा 66 लगाई जाएगी जिसके लिए आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है। 3 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ध्यान रखना किसी के भी नाम की फेक अकाउंट, फेक आईडी मत बनाना। आप क्या करते हो, जूम पे आप लोग अपने नाम को छिपाने के लिए किसी दूसरे का नाम से आईडी बनाते हो और फिर क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर आप गड़बड़ करते हो। तो ऐसा नहीं है, आपका सारा का सारी हिस्ट्री आपकी किसके पास में, जूम के पास में है। और पुलिस जब रिपोर्ट दिखाई जाती है ना तो पुलिस एक बार फोन करती है जूम ऐप को, जूम ऐप मैनेजमेंट को एक बार कॉल करेगी और जूम ऐप आपकी सारी हिस्ट्री निकाल कर दे देगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस को ये, पुलिस का ये अधिकार है, ठीक है। सीबीआई जो होती है ना वे सेकंडों में कर देती है इस काम को, लेकिन पुलिस का भी अधिकार है, पुलिस का भी कॉल डिटेल्स निकलवाने का अधिकार है, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाती है ये काम। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप पे एक धारा है धारा 66E। धारा 66E कहती है धारा 66A यानी पर्सनल फोटो। अगर आप किसी के भी पर्सनल फोटो जिसको वो अपने फोन में पर्सनली लॉक लगा कर सेव कर रखा है और आपने वे फोटो वहां से चुरा लिए और वे फोटो आपने वायरल कर दिए, तो वायरल करने का मतलब है आपने उसकी परमिशन के बिना फोटो चोरी किए, उसकी परमिशन के बिना वे फोटो वायरल किए, ठीक है। हो सकता है वे उसके पर्सनल फोटो हो सकता है वे उसके जो फोटो हो वे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो, वो किसी और को ना भी दिखाना चाहता हो, तो आपने उसकी पर्सनल डाटा को चोरी करके यानी कि सार्वजनिक किया है। इसके अंदर आपकी जो धारा 66 है, धारा 66 का ई सेक्शन लगेगा जिसके अंदर आपको क्या होगा, 3 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका साइबर क्राइम है, साइबर अपराध से बचे रहें, ठीक है, सावधान रहिए। साइबर क्राइम एक बहुत जटिल अपराध है, इसको इस पे एक्टिव है पुलिस, सीरियसली लेती है और पुलिस आप कितने भी बच लो। 6 महीने का ड्यूरेशन है, 6 महीने का ड्यूरेशन है, 6 महीने के अंदर पोस्ट जो केस होता है वो बिल्कुल फाइनल हो जाता है, यानी 6 महीने के अंदर सारी जांच पड़ताल करके आपको भेज देता है चालान करके जेल के अंदर, ठीक। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड की इज्जत रखें, आप अपने घर परिवार की इज्जत रखें, आप अपने पैसे को भी सेव रखें, आपकी भी इज्जत इसी में है कि आप कोई गलत काम ना करें, साइबर क्राइम से बचे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बागपत के अंदर कृष्ण ज्योति पब्लिक स्कूल है, वहां पे ऐसा हुआ है, साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके बाद बागपत के अंदर गेटवे इंटरनेशनल स्कूल है, गेटवे इंटरनेशनल में भी 2-3 बच्चों की साइबर क्राइम रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है और पुलिस
पुलिस ने उनको उठा भी लिया है और उनके चालान वगैरह भी कर दिए हैं, ठीक है। ये 11-12 के बच्चों की बात थी ये। और 10th नहीं, आप ये मत समझना कि आप लोग अभी नाबालिग हो, साइबर क्राइम के लिए बालिग हो या नाबालिग हो, ठीक है, दोनों को उसमें रखा जाएगा। वैसे अगर आप मर्डर करते हो या किसी को भी आप लोग चाकू छुरी मारते हो, तो उसमें अगर आपकी जो उम्र है वो 7 साल से नीचे है तो आपने कोई अपराध नहीं किया, आप बिल्कुल फ्री हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 7 साल से अधिक है और आपने कोई भी साइबर क्राइम यानी कि कोई भी साइबर कृत्य यानी कि अपराध किया है, तो आप लोग सजा के हकदार हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीरियसली लें, और अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत बनती है, किसी भी और कानून के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें क्या कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हम आपको वीडियो अपलोड कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और स्कूल वाले बच्चे इस वीडियो को अपने नोट्स बना के इस चीज़ को अपने पास रखें, इसमें आपका भी है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं ऑनलाइन। कोई व्हाट्सएप पर गलत मैसेज करता है, कोई फेसबुक पर आपके पास गलत मैसेज करता है, कोई पर्सनल मैसेज करता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।